नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। पहले चरण का चुनाव जितना नजदीक आ रहा है, सियासी बयानबाजी उतनी ही तेज होती जा रही है। सियासी रण में दिग्गज नेता बयानों के तीर और जुबानी हमलों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। मौसम में जहां हल्की फुल्की गर्मी का एहसास होने लगा है, तो वहीं सियासी बयानबाजों ने गर्मी और ज्यादा बढ़ा दी है। कोई किसी की गर्मी शांत करने की बात कह रहा है, तो कोई पलटवार में चर्बी उतारने का दम भर रहा है। चुनावी मौसम में बयानबाजी का दौर ऐसा है कि एक के बाद एक बयान और वार फिर पलटवार, आरोप प्रत्यारोप। ऐसा लग रहा है जैसे होड़ सी लगी हुई है, कौन कितने बयान देगा। चुनावी प्रचार में जनता के मुद्दे गायब हैं और गर्मी चर्बी की बात हो रही है। वहीं अब नेता धीरे धीरे गर्मी से भर्ती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गर्मी वाले बयान पर अब अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी भर्ती निकालने की बात कह रहे हैं। एक बार फिर से अखिलेश ने योगी के वार पर पलटवार किया है और तंज कसते हुए कहा कि सीएम गर्मी शांत करने की बात करते हैं, लेकिन हम सिर्फ राज्य के युवाओं की भर्ती की घोषणा की बात करेंगे। अब कौन किसकी गर्मी उतारेगा और कौन कितनी भर्ती निकालेगा, ये जनता तय करेगी। और बहुत चुनाव के दौरान गर्मी दिखाने की आवश्यकता नहीं। सपा के मुखिया कह रहे थे कि गर्म खून नहीं रहेगा तो हम जी नहीं सकते। अरे वो गर्म खून तब कहा गया था जब सचिन और गौरव जैसे युवाओं की निर्मम हत्या हो रही थी, जब यहां के सैकड़ों किसानों पर गोलीबारी हो रही थी, तब एक गर्म खून कहां चला गया था। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ पे जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है, और साथ ही डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। सबसे पहले आप दोनों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। और कृष्ण मोहन जी, आप ही से शुरुआत करूंगी मैं कि धीरे धीरे जब विधानसभा इलेक्शन काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं और अब कुछ ही दिन बाकी है जब पहले चरण का मतदान होगा, ऐसे में जब जनता से विकास के मुद्दों पर बात करनी चाहिए तो बात हो रही है गर्मी और चर्बी को लेकर। आखिर क्यों पार्टी भटकती हुई देखी जा रही है? विकास की बात करती है। हमारे जिस दिन 2017 में सरकार बनी और 2022 तक, आज के दिन तक मात्र और मात्र विकास की बात करते हैं। परंतु मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो कहते हैं कि हिंदू गर्दी बढ़ गई है, जो कहते हैं हिंदुओं में भूसा भर देंगे, जो कहते हैं कि पूरे पश्चिम में सरकार बन जाने दीजिए, नई गर्मी ला देंगे। ये वो लोग हैं जो समाज को बांटने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो समाज को दो धड़ों में बांटकर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। परंतु उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि विकास मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसके लिए बेहतर सड़कें, बेहतर इन्वेस्टमेंट, चुस्त प्रशासन, ये सारी चीजें मात्र भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और ये कितना भी समाज को बांटना चाहे, परंतु पश्चिम का किसान, नौजवान, व्यापारी, अल्पसंख्यक सारे लोग एक होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो उसके पीछे एक उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर भारतीय जनता पार्टी लेके जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना सकती है। तो इस परिकल्पना के साथ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और तो कृष्ण मोहन जी, क्या अब बीजेपी को अपने विकास पर भरोसा नहीं रहा? जो इस तरह की बयानबाजी, मुख्यमंत्री जो कि खुद एक संवैधानिक पद पर है, वो इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं गर्मी को लेकर, चर्बी को लेकर, क्या किसी मुख्यमंत्री को इस तरह की बयानबाजी शोभा देती है? बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने जो गर्मी की बात कही है, उसका आशय ये है कि उत्तर प्रदेश के विकास में बाधक बनने वाला कोई भी व्यक्ति जो ये चाहता होगा कि किसी की सरकार बन जाए या सरकार न बने तो आपराधिक प्रवृत्ति की व्यवस्थाओं को संचालित कर सकेगा, उत्तर प्रदेश की विकास को रोक सकेगा या उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध कर सकेगा, ऐसे लोगों की यदि गर्मी बढ़ी होगी तो निश्चित तौर पर उनकी जगह जेल के सलाखों के पीछे है। या तो उत्तर प्रदेश छोड़ेंगे या दुनिया छोड़ेंगे। ये इस तो कृष्ण मोहन जी, सभी अपराधियों को तो आप जेल तक पहुंचा चुके हैं ना, अब इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं आप? इससे पहले भी तो मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जितने भी गुंडे बदमाश थे वो या तो समाजवादी पार्टी की लिस्ट में हैं, या तो फिर जेल में पहुंच गए हैं, या तो यूपी छोड़कर चले गए हैं। फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों? अब तो पूरी तरह से राम राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश में। 5 वर्षों में किसी अपराधी की हिम्मत नहीं हुई कि एक पत्थर उठा सके। परंतु जब आचार संहिता लगी है तो कुछ लोगों को लगने लगा है कि पुनः हम अपने वही कार्य कर सकेंगे जो 12-17 में किए थे। परंतु ये बाबा योगी आदित्य योगी की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं कि एक पत्थर उठा सके। पत्थर उठाएगा तो बुलडोजर अभी वैसे ही खड़ा है, उसके घर जाएगा। और हाँ,
उत्तर प्रदेश के विकास में सहयोगी बन सकते हैं, सहभागी बन सकते हैं, तो उसका पूज्य योगी आदित्यनाथ और कृष्ण मोहन जी, अभी 2 दिन पहले ही मुझे लगता है कि आपको याद होगा कि असुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमला हुआ था, तो किसने किया था? ये बहुत ही, देखिए इससे बेहतर और क्या, एक तो उनके पर हमला हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था, परंतु सबसे बेहतर कार्य हुआ कि हमला होते ही तुरंत गिरफ्तार करके लोग जेल भेज दिए गए। यहाँ पे अपराधी वो नहीं है जो अपराध भी करेंगे। हमले हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी देखिए कुछ तो लॉ एंड ऑर्डर की भी कमी है और कुछ आपकी पार्टी का भी फेलियर रहा है, स्वीकार कर लीजिए। ठीक है अभिषेक जी, आपके पास में आऊंगी। सवाल मेरा वही है कि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच नेताओं को जाना चाहिए, विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन यहां पर बात हो रही है गर्मी और चर्बी को लेकर। अभिषेक जी, मेरी आवाज निकालने की बात कर रहे हैं, हम भर्ती निकालने की बात कर रहे हैं, बहुत अंतर है दोनों चीजों में जी। मेरी आवाज इको हो रही। देखिए वही हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या कहते हैं वो एकदम बहुत क्लियर है। उन्होंने कहा ना हम सरकारी नौकरियां निकालने की बात कर रहे हैं, हम 22 लाख आईटी सेक्टर में रोजगार निकालने की बात कर रहे हैं अपनी सरकार आने के, और ये हमारी गर्मी निकालना चाहते हैं। आपने खुद ही ये बात कह दी, मैं आपको साधुवाद देता हूं कि क्या किसी माननीय मुख्यमंत्री को जो एक संवैधानिक पद पे बैठा है, जो 24 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री है, उसको इस तरह का स्टेटमेंट देना चाहिए? क्या ये स्टेटमेंट जायज है? मैं ये क्या अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री ये कितनी बार इस तरह के अनपार्लियामेंट्री शब्द बोलते चले जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, चुनाव आयोग उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा, इसलिए वो निर्भीक होकर इस तरह के कार्रवाई बोलते चले जा रहे हैं। अभी ये अपराधियों की बात कर रहे थे, बनारस के डॉन को इन्होंने एमएलसी बना रखा है, जौनपुर के डॉन के साथ क्रिकेट मैच खेलते हैं, और उसके बाद भी अभी इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे हमारे कृष्ण मोहन जी। तो देखिए जनता बहुत अच्छे से जानती है, जनता विकास के मुद्दे पे बात करना चाहती है, किसानों के ऊपर बात करना चाहती है, रोजगार के ऊपर बात करना चाहती है। आज की जनता पढ़ी लिखी जनता है, बहुत एजुकेटेड है, उन्हें आज के लड़के फट से गूगल करके सर्च कर लेते हैं कि साहब आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का 3 महीने का, पिछले 3 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें या भाषण सुन लें, कभी वो विकास के मुद्दे की बात करते हुए नहीं सुने जाएंगे। मैक्सिमम वो यही बात करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम के, इंडिया पाकिस्तान, इधर उधर की बातें। कभी उन्होंने अपने काम के ऊपर बात ही करी, क्योंकि उन्होंने काम किया नहीं। ये महंगाई की बात नहीं करते। 2014 में इनकी सरकार जो आई वो महंगाई के मुद्दे पे आई, कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार भाजपा सरकार। तो कहां गई आज वो महंगाई? आज जो महंगाई 2014 की डायन थी, जिसमें 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज 1000 रुपए का मिल रहा। अब डायन नहीं साहब, वो बुआ बन के बैठा हुआ। तो उसमें ये बात नहीं करेंगे, गरीबों की थाली से निवाला छीन लिया सरकार ने किसान के ऊपर। लेकिन समाजवादी पार्टी भी तो पीछे नहीं है ना इस तरह की बयानबाजी को लेकर। अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव का ऐसा ही बयान आया था, मुझे लगता है बखूबी सुना होगा आपने। उसके बाद में एक महिला अभिनेत्री को लेकर जयंत चौधरी ने बयान दे दिया, वो भी आपने सुना होगा। तो आपकी पार्टी भी कहाँ पीछे है? मैं अमन जी मैं बहुत सीधी सी बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जनता इतनी परेशान हो चुकी है, इतनी तंग आ चुकी है कि वो इनके कहते हैं इनको हटाने जा रही है। यही बात जयंत चौधरी जी ने कही कि भाई बाबा को क्या कहते हैं, बाबा मुख्यमंत्री जी को इस तरह की हो गई है कि वोट के माध्यम से आप गर्मी निकालने का, चर्बी निकालने का काम करो। तो ये सारे स्टेटमेंट आप देखिएगा, किसी ने अमर्यादित होकर नहीं बोला। जो स्टेटमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने धमकी भरे लहजे में कहा, विपक्ष के लिए कहा, जनता के लिए कहा, अभिषेक जी, उसका जवाब तो जनता आपकी पार्टी के लिए भी लागू होती है कि अखिलेश यादव कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के लिए सीएम पद के उम्मीदवार हैं। आप मुझे माननीय करेगी कि हिंदू गर्दी बढ़ गई है। मैं वही बात कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हिंदू मुस्लिम पर बात नहीं हो रही, प्लीज मुद्दे को मत भटकाइए। आप क्या बात करना चाहते हो? आप तो कुछ भी बोल दोगे। कृष्ण मोहन भाई इस तरह से मत करो ना। हार कर देखिए, एक कहते हैं आप जिम्मेदार प्रवक्ता हो, इस तरह की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। चुनाव में एक से 10 मार्च को पहला फेज का चुनाव है। आप लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान में ही चलना चाहते हो। कब विकास की बात करोगे? कब बेरोजगारी की बात करोगे? कब उन किसानों को रौंदने वाले, आप सुन लीजिए, उन किसानों को रौंदने वाले के बेटे को, जिसका बेटे ने उसको भी आपने बना रखा है। उन्होंने भड़काऊ बयान दिया है।
कृष्ण मोहन जी, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, आपको बोलने का मौका दिया, प्लीज अब बाकी को भी सुन लीजिए आप, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। कृष्ण मोहन जी, अगर आप डॉक्टर अभिषेक राय को भी गुंडा बोलते हो, मैंने तो सपा का झंडा लगा के चलता हूँ, पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ, उसके बावजूद भी सपा का झंडा लगा के चलता हूँ, तो ये डायलॉग मत मारो। मैं गुंडा नहीं हूँ और आपके मुख्यमंत्री के ऊपर केसेस से उन्होंने अपनी सरकार में विड्रॉ किए, सबको पता है। मेरा आपसे सवाल ये है कि बीजेपी की तरफ से इस तरह की बयानबाजी हो रही है, समाजवादी पार्टी सवाल खड़े कर रही है, लेकिन आप भी तो सवालों के घेरे में है ना, क्योंकि आपकी पार्टी के भी तो नेता इसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात कही, हमारी पार्टी के कोई नेता कोई इस तरह का बयान मैंने बोला ना, अभी आपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण मोहन जी, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, प्लीज देखिए इस तरह से इंटरप्ट मत कीजिए, किसी की भी आवाज जनता तक नहीं पहुंच पाएगी, मजबूरन आपकी आवाज को डाउन करवाना पड़ेगा, प्लीज एक एक कर बोलिए। अभिषेक जी अपनी बात रखिए, फिर मैं कृष्ण मोहन जी आपका रुख करूंगी। मैं बोलूं? हाँ जी बिल्कुल। जी अमनदीप जी, मैं बहुत सीधी बात कह रहा हूं। अभी आपने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सुना होगा, उन्होंने एकदम कहा कि हम ये गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, हम भर्तियां निकालने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने कहा कंप्रेसर नहीं हो सकते, ये फैट शांत कर देंगे। लहू का अगर रंग वो क्या कहते हैं, खून अगर शरीर से निकल गया तो आदमी मृत पड़ जाता है। उन्होंने एकदम प्रैक्टिकल बातें कही है, जो बात सच है उन्होंने ये चीजें कही। उन्होंने किसी के ऊपर कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं करी जिस तरह से ये विपक्ष को जनता को हटाने और धमकाने का काम कर रही है। वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो देखिए, कहते ना हमारे मेडिकल में एक टर्म होता है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक जब होता है तो आदमी हीट स्ट्रोक जब होता है तो आदमी बहकी बातें करता है, वो बेहोश हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात समझनी चाहिए कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत ही मर्यादित पद पे है, संवैधानिक पद पे है। वो आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, कृष्ण मोहन जी के भी मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह की अमर्यादित अपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल उन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है। कृष्ण मोहन जी, आपको जवाब देना चाह रहे थे, जल्दी से अपना जवाब दीजिएगा, और साथ ही महंगाई के मुद्दे को लेकर भी आप जवाब दीजिएगा कि 2017 में और 2014 में महंगाई की मार को लेकर ही बीजेपी सत्ता में आई थी, लेकिन उसके बावजूद जो महंगाई हुई है उसका अब एक स्तर ही अलग है। लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं जनता की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो राज्य सरकार कुछ राहत दे रही है, ना ही केंद्र सरकार। क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक महंगाई की बात है तो कुछ खाद्य तेलों पर रेट वगैरह बढ़े हैं। तो खाद्य तेलों जैसे पेट्रोल कीमतों पर दाम बढ़े थे तो उसको केंद्र सरकार ने कम किया। रही बात खाद्य तेलों की, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ऐसी व्यवस्था आई थी जिसके अनुरूप थोड़ा सा परेशानी आई थी, लेकिन वो भी अब कम हो गया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम भर्ती निकालेंगे। भर्ती तब कहा था साहब जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिपोर्ट दिया था कि उत्तर प्रदेश 26 लाख पद खाली है, लेकिन आप 5 वर्षों में मात्र 1,80,000 अपनी वैकेंसी कर पाए, मात्र 1,80,000, जबकि 3 वर्षों में कोरोना काल 2 साल बीतने के बाद भी 3 वर्षों। कृष्ण मोहन जी, पेट्रोल को लेकर आप यहाँ बात कर रहे हैं, खाद्य तेलों को लेकर कितनी महंगाई कम हुई है, जरा आंकड़ा बताइए दर्शकों को, ताकि वो भी समझ सके कि कितनी कम की आपने महंगाई। देखिए, जहां तक 230 से 40 रुपए खाद्य तेल के दाम बढ़े हुए थे, अब वो 170-180 तक आ गए। उसको और कम करने का प्रयास किया जा रहा है। रही बात भर्ती निकालने की, तो पुनः मैं अपने मित्र हमसे भी बोलना चाहता हूँ कि 5 वर्षों में मात्र 1,80,000 सरकारी नौकरी दे पाए थे, और भारतीय जनता पार्टी ने 3 वर्षों में, जिसमें 2 साल कोरोना काल बीत गया, 4,28,000 हमने सरकारी नौकरियां दी है, तो 3 लाख से अधिक संविदा पर नौकरियां दी हैं, और असंगठित क्षेत्र में लगभग 32 लाख से ऊपर हमने नौकरियां दी हैं। और रही बात सड़कों के बनवाने की, तो विकास की बात है तो 8,000 किलोमीटर सड़कें ये 5 वर्ष में बनवा पाए थे। भारतीय जनता पार्टी जो है मात्र 3 वर्षों में, 2 वर्ष कोरोना काल बीतने के बावजूद भी हम 16,000 किलोमीटर, मतलब इनसे लगभग दूना सड़कें बनवाए हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिए, इनके समय में 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, और भारतीय जनता पार्टी ने 30 मेडिकल कॉलेज दिए हैं। विकास की बात करेंगे तो 3 वर्षों में वो विकास हुआ है। और रही बात अर्थव्यवस्था की, तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आदरणीय अखिलेश जी के समय में जो इनका अंतिम जो बजट पेश हुआ था 2 लाख करोड़ का था, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो अपना 2021-22 का बजट पेश किया वो 6 लाख करोड़ का है। मतलब इनसे 3 गुना अर्थव्यवस्था हमने बढ़ाई। तो उत्तर प्रदेश का विकास उस स्तर पे हुआ है जो कृष्ण मोहन जी, इससे पहले जब आप लोग महंगाई को लेकर नारा दिया करते थे, याद है आपको, तब उस वक्त खाद्य तेल का
कीमत कितनी हुआ करती थी। अब तो आपने कह दिया कि पहले 200 रुपए किया गया था, उसके बाद में 150 हो गया है। ये भी तो बताइए कि जब महंगाई को लेकर नारा देते थे, महंगाई कम करने की बात करते थे, जब पेट्रोल कितना लीटर बिकता था और खाने का तेल कितना बिकता था? जो पेट्रोल कीमतों की बात की जाए तो हमें जब हम सरकार में आए तो उस समय 76 रुपया था, और हम अब इस समय जो वो बन रहा है वो 95 रुपया था। और उसके पूर्व में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो 95 रुपए कौन सा लीटर तेल कहाँ मिल रहा है? आप बताइए कहाँ मिल रहा है 95 रुपए लीटर तेल? कौन सा मतलब कहाँ मिल रहा है? आप बताइए ना। 95 रुपया यूपी में डीजल मिल रहा है। झूठ कितना बड़ा बोल रहे हो? यूपी में डीजल 95 रुपए, 96 रुपए, 1 रुपए। मोहन जी, टीवी पर बैठ के ये इस तरह का झूठ मत बोलिए, वरना लोग आपको फोन करके आप ही से मांगेंगे कि इतने में आप इतना लीटर दीजिए। देश में सर्वाधिक पेट्रोल और पेट्रोल कीमतों का जो कम पेट्रोल कैसे लीटर है? पेट्रोल कैसे लीटर है? 116 रुपया, 115 रुपया कांग्रेस शासित राज्यों। और जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या लीटर था? कुछ भी बातें कर रहे हैं कृष्ण मोहन जी, कुछ भी बातें कर रहे हैं। कम से कम आंकड़ा तो सही रखिए। ठीक है अभिषेक जी, क्या कहना चाह रहे, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। मैं आंकड़ा बोल रहा हूँ, थोड़ा सा हमको समझ लीजिए। अमनदीप जी देखे रहे, झूठे आंकड़े दे रहे हैं, सबको ये पता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उस समय जो रेट था, जब $140 प्रति बैरल इंटरनेशनल मार्केट में रेट था, तब भी कांग्रेस की सरकार में 60 से 65 रुपए डीजल का दाम था और 70 रुपए के करीब पेट्रोल का दाम था। आपको बता रहा हूँ, अब महंगाई डायन होती थी। आज की डेट में अगर आप देख लें कि क्या है दाम, आज इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट में जब $70 पे भी आया था तब भी ये महंगाई रेट पे बेच रहे थे। आज इंटरनेशनल क्रूड का दाम $110 प्रति बैरल है, 140 तक नहीं पहुंचा। उसके बावजूद भी ये सरकार इतना महंगा पेट्रोल और डीजल बेच रही है। सरसों का तेल का दाम 70 रुपए था, 50 से 70 रुपए के बीच में वेरियस मार्केट्स में, और आज के डेट में वो 200 से 250 रुपए के बीच में बिक रहा है। तो इस तरह की झूठी बातें और झूठे आंकड़े यही दे सकते हैं। कह रहे हैं 16,000 किलोमीटर रोड इन्होंने बना दी उत्तर प्रदेश में। वो रोड प्लीज जरूर उसका डिस्क्रिप्शन इनसे पूछ लीजिएगा, आरटीआई के माध्यम से इनसे सवाल होना चाहिए, जनता को इनका नंबर देना चाहिए कि 16,000 किलोमीटर कहाँ रोड बनी है, ये जरूर गिना दें। 16,000। लेकिन अभिषेक जी, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या राज्य स्तर पर जो टैक्स वसूला जाता है, क्या उसमें समाजवादी छूट देगी क्या? क्योंकि राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार भी उस पर एक टैक्स लगाती है, क्योंकि रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू वहीं से आता है। और उसके बाद में गवर्नमेंट बनने के बाद में ज्यादातर सरकारें सिर्फ भरोसा ही देती है, उसके बाद में महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं होता है ना। अमनदीप जी, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी पार्टी का बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता हूं। मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूं, मुझे पता है पार्टी की लाइंस क्या है और पार्टी के डायरेक्शंस क्या है। मैं आपको बता रहा हूं, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं, 10,000 रोजगार देने जा रहे हैं। टोल टैक्स पे हम जो 30 लाख से नीचे की गाड़ियां हैं उस पे टोल के रेट कम करने जा रहे हैं। हम इस तरह की व्यवस्था करने जा रहे हैं, हम सबको राहत देने जा रहे हैं। हम महंगाई पे भी जो डीजल और पेट्रोल पे सरकार का टैक्स होता है उसे भी हम कम कर रहे हैं। आपकी तरह झूठे लोग नहीं है कृष्ण मोहन जी, आपकी तरह झूठे और मक्कार लोग हम नहीं है। आप लोग जुमलेबाज हो। ठीक है कृष्ण मोहन जी, अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाई है। अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाई है, सड़क की सुविधाएं नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। देखिए, इस तरह की भी तस्वीरें हम हर रोज अपने चैनल पर दिखाते हैं। वहां तक मूलभूत सुविधाएं कब पहुंचेंगी? क्योंकि बीजेपी विकास को लेकर दावे और वादे तो कर रही है। उत्पादन से कोई मतलब नहीं था इनको, और ये 7 घंटा बिजली देने वाले लोग उत्तर प्रदेश को कह रहे हैं 24 घंटा बिजली। ये लोग झूठ बोलने में, आप इनका झूठ सुनते रहिए। ये झूठ 7 घंटा बिजली उत्तर प्रदेश की जनता ने पाई है, और जानती है वो आपके झूठे बोलने में उत्तर प्रदेश की जनता परेशान नहीं है। वो जानती है कि किस तरह से अपराधी गुंडे बेलगाम ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारी किस तरह से मुख्यमंत्री के साथ घूमेंगे। एक बलात्कारी मुख्यमंत्री के साथ घूमता है, एफआईआर तक नहीं होती थी। हाई कोर्ट में जब उसने संज्ञान लिया तो उस पर एफआईआर हुआ, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उसकी गिरफ्तारी होती है। कृष्ण मोहन जी, अगर बीजेपी को इतना भरोसा है अपनी जीत पर, तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों दी जा रही है?
क्योंकि देखिए विकास को लेकर भी तो बीजेपी की तरफ से नेता बात कर सकते हैं ना। आप लोग लगातार, इससे पहले भी हमने 4 साल तक देखा कि विकास को लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व के नेता हैं उन्होंने भी बात रखी। फिर जब विकास को लेकर जनता इतना ज्यादा संतुष्ट है, आपका साथ देने को तैयार है, तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों? हम भारतीय जनता पार्टी सुबह से विकास की बात करती है और आज भी विकास की बात हो रही है, परंतु कोई व्यक्ति ये कहेगा कि हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ से इनको रहने नहीं देंगे, हिंदू गर्दी निकाल देंगे, भूसा भर देंगे, तो उसको गर्मी निकालने का काम निश्चित तौर पर हमने कभी नहीं कहा। झूठ बात है। ऑब्जेक्शन, किसी को धमका कर वोट नहीं दे सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी को जीवन यापन के लिए मजबूर कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी पार्टी के किसी नेता ने गलत भी बयानबाजी की है तो आप कैसे भी करके उसको डिफाइन कीजिएगा और उसको सही बता दीजिएगा। अभिषेक जी, मैं चाहूंगी इस पर जवाब दीजिएगा और साथ ही एक फाइनल कमेंट भी आपका, क्योंकि समय की कमी है। कृष्ण मोहन जी, आगे मौका दूंगी आपको, लेकिन पहले अभिषेक जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। अमनदीप जी, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है हमारे किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता और किसी बड़े प्रवक्ता ने अगर ये स्टेटमेंट दिया तो मैं जरूर मान लूंगा। किसी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ये जनता को बरगलाने का प्रयास है, पहली बात। दूसरी बात, ये विकास के मुद्दे पे बात ही नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने 5 ईंट नहीं लिखी। एक पावर स्टेशन का नाम नहीं गिना सकते जो इन्होंने लगाया। अगर लगाया होगा तो चैलेंज के साथ बोलता हूं, गिना दे कहां इन्होंने ईंट रखी है। नहीं गिना पाएंगे। ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, जनता को सिर्फ रौंदने का काम करेंगे, जैसे इनके मंत्री पुत्र ने किसानों को रौंद दिया। अब जब इनको डर लग रहा है, हार का डर इन्हें सता रहा है, 3 काले कानून के ये फायदे गिनाते रहे। 378 दिन में जब 700 किसान शहीद हो गए, उसके बाद ये माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, देश से माफी मांग लेते हैं और सोचते हैं कि हमने सब व्हाइट वॉश कर दिया। व्हाइट वॉश से जनता नहीं चलने वाली। जनता उत्तर प्रदेश की बहुत समझदार है और बहुत वो है। इनके जो कहते हैं ना, ये झूठे अनगल आरोप लगाते रहते हैं, जनता इनका झूठ पकड़ चुकी है। अभी आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े झूठ इन्होंने आपके चैनल पे बैठ के बोले, कैसे फर्जी आंकड़े दिए, और जनता सब जानती है। जनता को गूगल करने में ना समय नहीं लगेगा। और सारी दो आंकड़े आज आरटीआई के माध्यम से इनसे क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? क्यों? अगर दुगनी हो गई तो एमएसपी को स्टैंडिंग काउंसिल में क्यों भेजा गया? क्या खाद के दाम दुगने नहीं हुए? सबसे महंगी बिजली आज उत्तर प्रदेश में कहां मिल रही है? उत्तर प्रदेश में मिली। आप साहब कृष्ण मोहन जी, बोलने नहीं दूंगा इस तरीके से। कृष्ण मोहन जी, चोर मचाए शोर वाला, इस बात पूरी हो जाने दीजिए। कृष्ण मोहन जी, आपके बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए ये स्पष्ट और ये साफ है कि 10 मार्च को परिणाम आएंगे और उस दौरान ये जनता तय कर देगी कि वो कौन सी पार्टी है जिस पर वो भरोसा जताती है। क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी का कार्य भी देख चुकी है जनता, और साथ ही बीजेपी का भी जो कार्यकाल है वो जनता ने बखूबी देखा है। तो ये बताने या समझाने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की जनता बेहद जागरूक है। कृष्ण मोहन जी, एक फाइनल कमेंट आपका, और प्लीज विपक्षी पार्टियों पर बिना हमला किए हुए अपनी पार्टी का पक्ष रखिएगा। कृष्ण मोहन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कृष्ण मोहन जी से संपर्क टूट गया है। आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब कुछ ही दिन शेष है जिसके बाद में उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान होगा और जनता ये निर्धारित करेगी कि आखिर वो कौन सी पार्टी है जिस पर जनता भरोसा जताती है और आगे भी उसी पार्टी की सरकार बनती है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।